एमवीएन यूनिवर्सिटी इग्नाइटिंग माइंड ई लर्निंग सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस ई लर्निंग सीरीज को शुरुआत करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ आज यहाँ पे फिर से वापस हुए हैं। और मेन जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को जो क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि इस ई लर्निंग सीरीज के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम उन सबको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो कि अपनी फील्ड के अंदर महारत जिन्होंने हासिल किया है। और इसी चीज की शुरुआत करते हुए आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो है श्री नरेंद्र आहूजा जी, जिनको शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और आज जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं श्री नरेंद्र आहूजा जी की बात करूं तो आज जो उनको बुलाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे फार्मेसी के छात्र। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों की सेवा के लिए किया जाता है, और नो डाउट सेवा तो करते ही हैं साथ में, और इसके अंदर काफी अच्छे जॉब के ऑफर्स भी होते हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए हर बच्चा तरसता है और हर बच्चे का सपना होता है कि अगर मैंने फार्मेसी के अंदर एडमिशन लिया है तो मैं ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं। और ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सफर कैसे स्टार्ट होता है, क्या इसके अंदर चीजें रहती हैं, उसके लिए आज हमारे साथ आहूजा जी मौजूद हैं, जो कि खुद ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और 1991 से लेकर 2023 तक का सफर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में कैसा रहा वो भी जानेंगे, और ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम इस एमवीएन यूनिवर्सिटी इग्नाइटिंग माइंड ई लर्निंग सीरीज के पहले लेक्चर के अंदर। तो सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो आज सीरीज है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने बताया कि हम बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं, जिससे कि खाली एमवीएन यूनिवर्सिटी नहीं, बाहर के भी बच्चे अगर इसका फायदा उठा सकें तो हम उसके लिए भी इन वीडियोस को हम अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, ताकि वहां तक भी हमारी नॉलेज शेयर की जा सके। जी बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना हम ज्ञान को बांटेंगे, ऐसा नहीं है कि बांटने से घट जाएगा। धन बांटने से हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 80 बांट दिए तो मेरे पास 20 शेष रहे, लेकिन यहाँ ज्ञान को जितना अधिक बांटेंगे उतना अधिक बढ़ेगा। मैं स्वागत करता हूँ एमवीएन यूनिवर्सिटी के इस प्रयास का, इग्नाइटिंग माइंड सीरीज के माध्यम से जो आपने प्रारंभ किया है। जितना हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों में शिक्षा के बारे में और एमवीएन यूनिवर्सिटी के बारे में उतनी ही रुचि बढ़ेगी। आपने प्रश्न किया कि मेरा 1991 से 2023 तक का औषधि नियंत्रण विभाग, जिसे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं, पहले वर्ष 1991 में मेरा चयन हुआ बतौर औषधि निरीक्षक या ड्रग इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं। और चयन की प्रक्रिया ये हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रहता है, क्योंकि ये क्लास 2 गजेटेड पोस्ट है और राजपत्रित अधिकारी पहले ही दिन से होने के कारण इसका जो चयन की प्रक्रिया है वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है। यदि केंद्र सरकार के अधिकारी चयनित होते हैं तो वह यूपीएससी के माध्यम से होते हैं, और यदि राज्य सरकार के अधिकारी चयनित होते हैं तो उस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि यह द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते ऐसे ही इसके सर्विस रूल्स हैं और ऐसी ही चयन की प्रक्रिया है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक चीज की क्लैरिटी अभी पहले ही पॉइंट के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर दी है कि स्टेट की अगर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसे कौन सी एजेंसी ऑर्गेनाइज कराती है, और जब सेंटर की निकलती है तो उसके बारे में भी सर ने प्रकाश डाला। लेकिन सर, स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हर बच्चा जो भी फार्मेसी में एडमिशन लेता है, डिप्लोमा फार्मेसी में जिसने एडमिशन लिया उसके भी माइंड में ये क्वेश्चन रहता है क्या मैं ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। बी फार्मेसी में जिसने एडमिशन लिया वो भी यही सोचता है कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। एम फार्मेसी वाला भी यही सोचता है कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। तो सर, सबसे पहले मेरा एक बेसिक क्वेश्चन यही है बच्चों के बिहाफ पे कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जी हाँ, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सभी बच्चों के लिए कि उनकी न्यूनतम योग्यता क्या हो। तो उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि औषधि निरीक्षक बनता कैसे, होता कौन है। तो सेक्शन 21 दिया है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के चलता है, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। तो इसके सेक्शन 21 के तहत जो अधिसूचित या नोटिफाइड अधिकारी होते हैं
उसे हम ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं। यदि केंद्र सरकार किसी को अधिसूचित करेगी चयन होने के उपरांत और उसका प्रशिक्षण होने के उपरांत, तो वह CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग इंस्पेक्टर होंगे। यदि कोई राज्य सरकार उसका चयन करने के बाद अधिसूचित करती है सेक्शन 21 के तहत, तो वह राज्य सरकार के औषधि निरीक्षक होंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल में अधिसूचनाएं निकली हैं और इसका नाम बदला गया है, तो चाहे एक्ट के अंदर उसे हम ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं, लेकिन उनके सर्विस रूल्स में इन्हें औषधि नियंत्रण अधिकारी अर्थात ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अर्थात DCO कहा जाता है। और इसकी जो योग्यताएं हैं, सेक्शन 21 तो देता है कि नोटिफिकेशन होना चाहिए, तो जो योग्यताएं इसकी दी हुई हैं वो दी हुई हैं रूल 49 के अंदर। ये रूल 49 है, अगर आप जूम करेंगे तो सभी को पढ़ने में ठीक से आ जाएगा। रूल 49 के अंदर इसकी योग्यताएं स्पष्ट रूप से दी हुई हैं। तो औषधि निरीक्षक दो प्रकार के होते हैं जो रूल 49 के अंदर दिया हुआ है। इसको जूम करके आप जरूर दिखा दें, फिर मैं इनका अर्थ सभी के लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बतला देता हूं। दो प्रकार के ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। पहला ड्रग इंस्पेक्टर फॉर सेल यूनिट्स, दूसरा ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। क्योंकि रूल्स के अंदर दिया हुआ है रूल 51 और रूल 52 जिसमें इनकी ड्यूटीज दी हुई हैं। इसको भी मैं कहूंगा कि एक बार जूम करके आप दिखा दें कि कानून क्या कहता है। ये दो रूल्स हैं, दोनों को रूल 51 और रूल 52 को आप जूम करके अवश्य बच्चों के लिए दिखलाएं, ताकि औषधि निरीक्षक के क्या कार्य होते हैं और दो प्रकार के औषधि निरीक्षक अलग अलग प्रकार के इन कार्यों को किस प्रकार से और किन रूल्स के तहत करते हैं, तो रूल 51 और 52 को जानना उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मैं वापस लौटता हूं आपके प्रश्न के उत्तर पर कि योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के अंदर रूल 59 बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखता है, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एन इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शैल बी ए पर्सन who has a degree in pharmacy, यानी कि B फार्मेसी होना जरूरी है और फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जैसा कि MVN यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो यहाँ डिप्लोमा के बच्चों के लिए ड्रग इंस्पेक्टर बनने की योग्यता वह पूर्ण नहीं करते, अर्थात डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चों को मेरी सीधी सीधी सलाह यह है कि वह लेटरल एंट्री के तहत बी फार्मा सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन करवा करके बी फार्म पूरी करें। क्योंकि पहली योग्यता जो बतलाई गई है रूल 49 ऑफ ड्रग रूल्स के अंदर, तो उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा गया कि हु हैज अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। अर्थात आप एक बात का और ध्यान रखें कि जिस विश्वविद्यालय से, जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, वह यूनिवर्सिटी भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, चाहे वो AICTE है, उन सभी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है और यूनिवर्सिटी के पास बी फार्म करवाने के लिए अनुमति संबंधित मंत्रालयों की नहीं है, तो वहां से बी फार्म करने का आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और MVN यूनिवर्सिटी चूंकि एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है और इसे बी फार्म करवाने के लिए अप्रूव किया गया है संबंधित मिनिस्ट्रीज के द्वारा, तो तय रूप से आप MVN यूनिवर्सिटी से बी फार्म इस बारे में कर सकते हैं। दूसरा एक बात और बतला दूं कि दूसरी जो डिग्री इसने बतलाई वह बतलाई मेडिसिन की, लेकिन मेडिसिन के बाद भी वो कहता है कि वह क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से हो, यानी कि MBBS के बाद MD करे कोई माइक्रोबायोलॉजी में या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में,
तब जाकर के वह बी फार्मा के बराबर आता है। यानी कि इंस्पेक्टर बनने के लिए बी फार्म के बराबर की कोई योग्यता है तो वह एमडी माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, अर्थात बी फॉर्म करने की इतनी अधिक वैल्यू होती है। तो निश्चित रूप से बी फॉर्म करने की वैल्यू आपको समझ में आएगी। लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कि इंस्पेक्टर दो प्रकार के, पहला सेल यूनिट का और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो क्या है, तो लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर्स 18 महीने का अनुभव चाहिए, मैन्युफैक्चर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, या 18 महीने का अनुभव चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंसेस इन शेड्यूल सी जिसकी टेस्टिंग का अनुभव हो इन द लेबोरेटरी अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, या उसे 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष का अनुभव हो किसी भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण करने का जो शेड्यूल सी की दवाइयां बनाता हो। अब यह प्रश्न आएगा, आप पूछेंगे कि शेड्यूल सी में क्या दिया हुआ है, तो आपकी आसानी के लिए मैं बतला दूं कि जितने भी स्टेराइल सब्सटेंस हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, वह अभी शेड्यूल सी में कवर्ड होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको इन न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव के बारे में अवश्य ज्ञान होना चाहिए यदि आप बी फॉर्म करने के उपरांत ड्रग इंस्पेक्टर या औषधि निरीक्षक बनना चाहते हैं। जी थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स क्लियर किए। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं, एक ही बात बोलते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। आपने बताया कि ये जो पोस्ट है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होती है, इसके बाद सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बनते हैं, इसके बाद असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बनते हैं, फिर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर बनते हैं, और फिर हम जो ड्रग कंट्रोलर का मेन जो जिसके लिए शायद हम सपना देखते हैं वो ड्रग कंट्रोलर के उस पे कार्यरत होते हैं। और साथ में एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो शायद हमारे बच्चे शायद इस बात से शायद अनभिज्ञ हैं, जो आपने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर हमारी दो उसके लिए होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और दूसरा सेल के लिए। यकीन मानिए शायद ऐसा बहुत सारे शायद कम बच्चे जानते होंगे इस चीज के बारे में। तो सर ने एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी दी है आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी, कि आपको कितने मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको कौन सी यूनिट के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है इसी चीज से जुड़ा हुआ कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे, क्या करना है, ये तो आपने सर बताया कि इनकी पोस्ट किस नाम से होती हैं। अभी इसके लिए बच्चों को जो एग्जाम देना है वो भी आपने बता दिया कि हमारा जो स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग होता है। चलिए किसी बच्चे को मौका मिल गया तो जो पेपर आता है इसका, तो वो कितना आसान होता है और कितना उसकी श्रेणी मतलब किस लेवल की होती है कि बच्चों को किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? सर आपके प्रश्न का मैं उत्तर प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक चीज दिखानी रह गई थी, मैं जूम करके चाहूंगा कि शेड्यूल सी में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको आप जूम करके दिखा देंगे ताकि उनको अनुभव लेने में कोई भी गलती ऐसी ना रहे, गलतफहमी ऐसी ना रहे कि शेड्यूल सी में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं और उन्हीं के निर्माण या उन्हीं की टेस्टिंग के बारे में ही अनुभव होना चाहिए 18 महीने का या 3 वर्ष का उन्हीं निर्माण इकाइयों के निरीक्षण का अनुभव होना चाहिए। तो ये मैं शेड्यूल सी आपको दिखा रहा हूं, उसको जरूर जूम करके आप देख लेंगे। अब आपने पूछा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो आपने बी फॉर्म में जो भी पढ़ा है और उसमें भी विशेष रूप से हम किसी की भी नियुक्ति करते हैं तो पहले वही जानना चाहते हैं कि जो कार्य उसको दिए जाएंगे उसको ठीक प्रकार से वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो चूंकि एक औषधि निरीक्षक से निरीक्षण के कार्य करवाने हैं और निरीक्षण के कार्य किस चीज के, इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, इसको ही तो इन्फोर्स करना है आपने। तो कोई भी आपको नियुक्ति देगा तो यही तो जानना चाहेगा कि इस ड्रग एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए आपको रेगुलेशंस पता भी है कि नहीं है। अगर रेगुलेशंस पता ही नहीं है, ड्रग एक्ट के बारे में आप जानते ही नहीं है, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में जानते ही नहीं है, तो आप उसको इन्फोर्स कैसे करवाएंगे? तो मेरी सलाह उन बच्चों को सभी के लिए यही है कि आपके जो कैरिकुलम है उसके अंदर
दिया रहता है, सिलेबस के अंदर दिया रहता है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से, फोरेंसिक फार्मेसी के नाम से, ड्रग रेगुलेशंस के नाम से, अगर आप इन्हें अच्छी प्रकार से भली भांति बीफॉर्म करते वक्त पढ़ेंगे तो तय रूप से जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे, चाहे वो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, यूपीएससी का हो, तो आपको थोड़ी सी आसानी उसमें रहनी चाहिए, रह जाती है। तो आपके लिए यदि ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को ठीक प्रकार से भली भांति पूरी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जी धन्यवाद सर। सर ने एक और पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर किया है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव लेके बात कर रहा हूं सर से, और ये सब चीजें एज अ स्टूडेंट आप लोगों के माइंड में भी आएंगी कि हम किस प्रकार से ड्रग इंस्पेक्टर बने। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद हमारी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। मैंने पैटर्न के बारे में पूछा, और सर क्योंकि आप भी ड्रग इंस्पेक्टर रहे हैं और ड्रग कंट्रोलर के पद से रिटायर हुए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब 1991 में आप ड्रग इंस्पेक्टर बने थे तो आपने भी सर इसी प्रकार का एग्जाम दिया था या फिर पहले कुछ और प्रोसीजर होता था सर? देखिए, ये रहता है कि अगर जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से अगर एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं तो पहले एक परीक्षा ली जाती है लिखित के अंदर, जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होती हैं तो सीधे इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाता है। जब अभी जो फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं वह पूरी तरह से रिटर्न एग्जाम लेकर के हुई है, लिखित परीक्षा हुई थी। लेकिन हम लोगों के समय में केवल साक्षात्कार के आधार पर ही ये सिलेक्शन किए गए थे 1991 में। 1991 से वर्ष 2007 तक विभिन्न जिलों में मैं बतौर औषधि निरीक्षक या ड्रग इंस्पेक्टर रहा, जिसमें महेंद्रगढ़ एट नारनौल बोलते थे। बाद में उसी को कट करके रेवाड़ी जिला बना तो रेवाड़ी जिले में भी कार्य किया। फिर फरीदाबाद, पलवल, मेवात के क्षेत्र में लंबे समय तक मैंने बतौर औषधि निरीक्षक या ड्रग इंस्पेक्टर काम किया है। फिर यहीं पर प्रमोशन होकर के सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर मैं बना और उस समय पदनाम भी बदला गया। ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का पदनाम दिया गया। फिर प्रमोशन होकर के मैं इससे पहले जाता तो मेरा एक स्थानांतरण कुछ समय के लिए भिवानी और झज्जर जिले में हुआ और कुछ समय के लिए बतौर वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर मैं हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जोन में भी रहा। और बाद में मैं सहायक राज्य औषधि नियंत्रक यानी कि असिस्टेंट स्टेट ड्रग कंट्रोलर बन करके हेडक्वार्टर पंचकुला चला गया और वहीं से फिर मैं अंत में राज्य औषधि नियंत्रक स्टेट ड्रग कंट्रोलर की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ वर्ष 2023 के अंदर। ये पूरी मेरे जीवन की भी रही प्रक्रिया और यही प्रक्रिया जिसका भी सिलेक्शन होगा उसकी भी प्रमोशन की और उसकी रहती है। जी धन्यवाद सर। सर आपने बताया कि इसमें इंटरव्यू भी होता है जी, तो एक रिटन परीक्षा निकालना एक विद्यार्थी के लिए बहुत आसान तो खैर कुछ भी नहीं रहती कोई भी परीक्षा, लेकिन फिर भी रिटन परीक्षा में थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू का नाम सुनते ही पसीने आने लग जाते हैं। और शायद मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि जो इसके पैनलिस्ट होते होंगे वो सारे के सारे ड्रग कंट्रोलर भी रहते होंगे, शायद सेंटर से भी आते होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो किस टाइप का पैनल रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं, ताकि अगर वो अपना एग्जाम भी क्लियर कर लें तो उसके बाद उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पैनल के अंदर आपको औषधि नियंत्रक ही बैठे दिखाई दें। विषय के विशेषज्ञ चाहे वह यूनिवर्सिटीज में होते हैं, पिछली बार कहीं पटियाला यूनिवर्सिटी से कोई विशेष विशेषज्ञ आए थे, मैं भी इसमें एक दो बार मुझे भी सौभाग्य मिला विषय विशेषज्ञ के रूप में बैठने का। ऐसी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है तो इसमें विषय के विशेषज्ञ किसी भी स्थान से पब्लिक सर्विस कमीशन ले सकता है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वह ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का ही कोई अधिकारी होगा। धन्यवाद सर। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आपको जितना अभी तक बताया जा रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब सर एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा ड्रग इंस्पेक्टर की जो प्रोफाइल को लेकर। जैसे कि आपने बताया कि एक तो सेल वाला डिपार्टमेंट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वाला डिपार्टमेंट, यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है, तो नो डाउट उनके जो प्रोफाइल भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो ड्रग इंस्पेक्टर किन किन चीजों का ख्याल रखता है, और नाम सुनते ही जैसे इंस्पेक्टर वर्ड आता है
तो एकदम पता लग जाता है कि इंस्पेक्टर, हम तो पुलिस इंस्पेक्टर ही जानते होते हैं, क्योंकि एक जब बच्चा फार्मेसी में एडमिशन लेता है तब उसको पता लगता है कि उसको ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा सर आप संक्षेप में बताएं। हाँ बिल्कुल संक्षेप में बतलाता हूँ। बाद में मैं चाहूंगा कि इसके जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसको जूम करके दिखा दें ताकि बच्चे उसको रोक करके पढ़ भी सकें। सेक्शन 22 के अंदर और सेक्शन 23 के अंदर पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स दिया हुआ है, और रूल 51 एंड 52 के अंदर ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स दिया हुआ है। यहाँ मैं दो चीजें बताऊंगा कि ये पावर्स बहुत ज्यादा हैं, पावर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात का, जो भी व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर बने वो अपनी पावर्स का दुरुपयोग या मिसयूज ना करे, क्योंकि ये जो ताकतें सरकार ने आपको बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 21 दी है, सेक्शन 21 के तहत अधिसूचित करते हुए जब आपको एज इंस्पेक्टर अंडर ड्रग एक्ट बनाया गया, अधिसूचित किया गया, तो आपके अंदर सेक्शन 22 और 23 के अंदर पावर्स एंड प्रोसीजर्स जो आ जाते हैं, निहित हो जाती हैं शक्तियां, वे दुधारी तलवार की होती है। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो ये तलवार बजाय किसी बुराई को काटने के, किसी नकली दवाई को पकड़ने के, किसी सरकारी दवाई की गलत सेल पकड़ने के, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेचने वाले को पकड़ने के, या कंडीशन ऑफ लाइसेंस को फॉलो ना करने वाले को पकड़ने के, आपके विरुद्ध कुछ कार्रवाई ना हो जाए अगर आप दुरुपयोग करते हैं। तो अपनी पावर्स एंड प्रोसीजर्स को आप ठीक से समझ लें, तभी आप इसको करें। और पावर्स और प्रोसीजर्स को, चूंकि इतना समय नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार जूम करके वह सेक्शन जरूर आप बच्चों के लिए दिखा दें। यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो इन सेक्शंस को पढ़ ले। किसी दिन अलग से इन्हीं सेक्शंस के ऊपर हम एक और इग्नाइटिंग सीरीज के अंदर हम सीरीज कर सकते हैं, जिसमें कि पावर्स एंड प्रोसीजर्स को मैं पूरी तरह से दिखा दूंगा। ये तो पावर्स को आप कर रहे हैं सेक्शन 22 के अंदर, और अभी सेक्शन 23 को भी आप थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ये सेक्शन 22 है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। अब सेक्शन 23 को भी ऐसे ही आप जूम करके दिखाएंगे। सेक्शन 22 और 23 दोनों ही एक साथ हैं, तो दोनों को जूम करके दिखाएंगे। यहां मैं साथ साथ जूम होता है, साथ साथ मैं कुछ बदला भी दूं। पावर्स के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर ही एकमात्र ऐसा इंस्पेक्टर है जो पहला तो राजपत्रित अधिकारी है, द्वितीय श्रेणी का क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर है, और दूसरा यही है कि एकमात्र ऐसा इंस्पेक्टर है जिसे कहीं भी सर्च एंड सीजर से पहले, एंट्री सर्च एंड सीजर से पहले किसी की अनुमति लेने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। और जब ऐसा होता है तो आपको रीजनेबल रहना पड़ता है अपनी ड्यूटीज के प्रति। जो रीजनेबिलिटी उसके अंदर है वो आपको बतलाना पड़ेगा कि इस मकान में, इस घर में, इस कमरे में, इस दुकान में एंट्री से पूर्व मेरे पास ऐसी कौन सी सूचना थी जिसके आधार पर मैंने यहां एंटर किया और इसके विरुद्ध कार्रवाई की। ड्यूटीज के बारे में मैं रूल 51 एंड 52 पहले ही जूम करवा करके दिखा चुका हूं। दोबारा दिखाना चाहते हैं तो वो आप दोबारा भी दिखा सकते हैं। और इसी रूल 51 और 52 में दी हुई ड्यूटीज को ही पालन करने के लिए सेक्शन 22 और 23 के पावर्स एंड प्रोसीजर्स इंस्पेक्टर्स को दिए गए हैं। और ये रूल 51 एंड 52 की पहली 2 लाइनें अगर आप पढ़ेंगे तो these are subject to the instructions of controlling authority, यानी कि औषधि निरीक्षक जो भी अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करता है, जो भी अपने कार्य करता है, तो वह केवल और केवल मात्र अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शन पर ही कर सकता है। अर्थात किसी ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसा खुला नहीं छोड़ दिया जाता फील्ड में कि जाओ कहीं भी कभी भी कुछ भी करो। तो उसके ऊपर थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज द चेक टू बैलेंस हिज पावर्स एंड प्रोसीजर्स, जो कि रूल 51 एंड 52 के हेडिंग में ही दिया। जी
देखिए, आप सब लोग जिस हिसाब से ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सपना जो है कैसे साकार हो, आज सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और साथ में जो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि हम किसी भी जॉब प्रोफाइल को जब भी चेक करते हैं तो उसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो अगर हमें अच्छे तरीके से नहीं पता है तो उस वाली जॉब प्रोफाइल के अंदर हमको एंटर नहीं करना चाहिए। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया। और जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत टफ हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है और कभी भी कोई भी मैसेज आएगा तो वहां पे भी उनको जाना पड़ता है। तो आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के अंदर अगर जज्बा है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि बताया कि क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो इससे अच्छी शायद आपको एक स्टार्टिंग लेवल पे पोस्ट नहीं मिल सकती है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सुन पा रहे हैं इस माध्यम से, तो मैं उन सब लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे और अनगिनत करियर से रिलेटेड पहलू हम एमवीएन यूनिवर्सिटी के इग्नाइटिंग माइंड ई लर्निंग सीरीज के माध्यम से यहाँ पे लेके आएंगे। और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एमवीएन यूनिवर्सिटी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपने अपने सेवा से निवृत्त होने के बाद एमवीएन यूनिवर्सिटी को चुना और एमवीएन यूनिवर्सिटी में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमें अपना आपका जो आशीर्वाद है वो हमें मिल रहा है। इसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, शायद यहाँ पे तो एक इंटरव्यू के माध्यम से और बच्चों के लिए हम यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी सुने और बाहर के भी सुने। तो जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप लोगों को कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो किसी भी स्कोप से रिलेटेड, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे बच्चों के लिए।